वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे मोंगोडीबी के बारे में। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो कमांड होती है आपकी वो सारी देखोगे आप, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ें आपको बताऊँ मोंगोडीबी में क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मोंगोडीबी है क्या। मोंगोडीबी भाई एक डेटाबेस है, ठीक है, जो कि नो एसक्यूएल है। इसमें क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे आप माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस और बाकी एसक्यूएल यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है, एक टेबल बनाते हैं, दूसरी टेबल बनाते हैं, उनमें आपस में रिलेशन होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब उसमें हम टेबल देखते थे, यहाँ पर हम क्या होगा, जो हमारा डेटाबेस बनेगा उसके अंदर कलेक्शन बनते हैं, ठीक है। वहाँ पर टेबल बनती थी, यहाँ कलेक्शन बन रहे हैं। अब उसमें क्या होता था, जैसे एक टेबल बन रही है, टेबल के अंदर डेटा जाता था वन बाय वन रो वाइज। इसमें डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता है कि पहले बार में आप नेम और ईमेल भी जा सकते हैं पहले डॉक्यूमेंट में, दूसरे में नेम, ईमेल और आईडी या कोई भी एरे, कोई ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये नो एसक्यूएल मतलब कोई रिलेशन नहीं होता इसमें, ठीक है। और कुछ भी आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, एरे, इंटीजर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, कि आपको यही डालना है। आप स्कीमा वगैरह डिफाइन कर सकते हो जब नोड वगैरह यूज़ कर रहे हो कि ये वैल्यू जानी चाहिए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंसर्ट करो तो कुछ भी इंसर्ट करो, ठीक है। और दूसरा ये फ्री है और ओपन सोर्स है। बाकी कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसमें हम एग्रीगेशन वगैरह यूज़ करेंगे, कैसे डेटा इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वो अब देखते हैं, ठीक है। आपको मोंगोडीबी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है। उसके लिए सिंपल स्टेप है, आप गूगल पर जाओ, मोंगोडीबी इंस्टॉल लिखो, आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला लिंक दिख जाएगा, इस पर भी क्लिक करके पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो इंस्टॉल मोंगोडीबी आ रहा है, इसी पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर पूछेगा आपका सिस्टम क्या है, इंस्टॉल कहाँ पर करना है, लाइनक्स में करना है, मैक में करना है, विंडो में करना है, किस पे करना है। तो हमारा सिस्टम है लाइनक्स, तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछेगा भाई कि क्या लाइनक्स में कौन सा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। हमारा उबंटू है, उबंटू पे क्लिक कर लो आप। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, टार फाइल से करना है या ऐसे करना है डेबी फाइल से, डेबिन फाइल से, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं इस पर। तो दोनों के स्टेप आपको यहाँ पर दे ही रखे हैं कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल करा है .tj फाइल से। यहाँ पर आपकी कुछ कमांड आएंगी। कमांड कहाँ है इसमें, ये आया फर्स्ट ये करना है कि लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, फिर ये करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख रखी है, हम इसको कुछ फॉलो नहीं करेंगे। हम देखते हैं इसकी कमांड अलग से, यहाँ से इंस्टॉल ऑन डेबियन, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया इसके इंस्टॉलेशन के स्टेप कि ये चीज़ें करनी है आपको। स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है इंस्टॉल जिल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, इम्पोर्ट द पब्लिक की पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम ये बता रहा है। इफ़ हाउएवर इफ़ यू सी एन इंडिकेट नॉट इंस्टॉल यू कैन इंस्टॉल। चलो चेक करते हैं इसको। ओके बता गया इसने, ठीक है ओके। उसके बाद ये हमारा इंस्टॉल हुआ। 118 नॉट अपग्रेड, कोई बात नहीं। उसके बाद हम इसको करते हैं, जो स्टेप इसने दे रखे हैं हम वही फॉलो करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। ये भी ओके बता गया। अगला स्टेप इसने ये दे रखा है, सारी करते जाओ स्टेप, ठीक है। उसके बाद अपना सिस्टम को अपडेट करने के लिए बोल रहा है, अपडेट करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके नेट की स्पीड के ऊपर है, ठीक है ना। जब तक ये होता है उसके बाद अगली कमांड, इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मोंगोडीबी और इंस्टॉल द स्पेसिफिक वर्जन। अब कोई स्पेसिफिक वर्जन करना है तो आप यहाँ से कर लो इसको, अगर लेटेस्ट वर्जन करना है तो सिंपल ही कर दो, ठीक है। तो देख लेना क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग। ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं, वेट करते हैं। हो गया, ठीक है। अगली कमांड हम लेटेस्ट वर्जन हमारा इंस्टॉल होना चाहिए, और ये लग गया प्रोसेस पे। उसके बाद और कोई दूसरा स्टेप है इसमें, अब बता रहा है ये मोंगोडीबी। इसको इंस्टॉल होने देते हैं हम।
उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। यहाँ देखो कुछ कमांड भी दे रखे हैं। आप जैसे हम मोंगोडीबी को स्टार्ट करेंगे तो उसको स्टेटस चेक करना है क्या है हमारा, इनेबल कर दो, स्टॉप करना है, जो भी करना है, अब रीस्टार्ट करना है उसको इस तरीके से स्टार्ट रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। सिंपल आप डॉक पे जाओ, उसकी डॉक इतनी सिंपल है कि बस एक एक करके कमांड इंस्टॉल करते जाना है आपको और आपका काम हो जाएगा। ये 32 MB तक हो गया डाउनलोड, 66% यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा और 2 मिनट भी का टाइम ज़्यादा बता रहा है कि कितना टाइम लेगा। चलो वेट करते हैं थोड़ा सा इसका, जब तक इंस्टॉल नहीं होता है, नहीं तो बाकी कमांड। और ये फाइनली डन होता जा रहा है और डन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ कमांड यहाँ से कॉपी कर रखी थी। लास्ट कमांड क्या थी हमारी, हमें ये स्टार्ट करना था। ठीक है, मोंगोडी स्टार्ट हो गया हमारा, स्टार्ट मोंगोडीबी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रन द फॉलोइंग कमांड फर्स्ट। ठीक है, ये भी हो गया। फिर कह रहा है वेरीफाई मोंगो हैज़ बीन स्टार्टेड सक्सेसफुली। यहाँ इसका स्टेटस आ गया एक्टिव। ये बोल रहा है इनेबल करने के लिए ऑप्शनली इनेबल मोंगोडीबी विल स्टार्ट फॉलोइंग सिस्टम। यहाँ से इनेबल कर देते हैं इसको। स्टॉप करना तो स्टॉप की कमांड, रीस्टार्ट करना तो रीस्टार्ट की कमांड ये है, इससे रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आपका मोंगोडी। ठीक है, आपका ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें अगर आपका मोंगो चलाते हो, ये कमांड अगर आपकी नहीं आती है, ठीक है ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को, इसी कमांड को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, इसको यस कर दो। ये आपका मोंगो हो गया इंस्टॉल। अगर आप यहाँ पे देखोगे 100 DB कितने आपके डेटाबेस हैं, ये 3 डेटाबेस डिफ़ॉल्ट में आते हैं। ठीक है, इसमें हमने इंस्टॉल वगैरह कर लिया है और जित कितने डेटाबेस में बने हुए हैं वो भी देखे हमने। अब इसका क्या है, यूआई चेक करना है कि कहाँ पर हम इसका यूआई यूजर इंटरफेस चेक कर सकते हैं। तो गूगल पे लिख दो आप बेस्ट मोंगो डीबी यूआई, आपको कोई भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर देख लो कौन कौन सा अवेलेबल है। जैसे ये यहाँ पे दे रखे हैं स्टूडियो 3T, NoSQL बूस्टर, रोबो 3T, तो कोई भी आप यूज़ करो। लेकिन कुछ इसमें पेड होते हैं जो क्या करते हैं, शुरू में आपको बोलते हैं यूज़ करो 1 महीने तक, उसके बाद ट्रायल, मतलब फिर शुरू में ट्रायल वर्जन देते हैं, बाद में पैसे मांगने लगते हैं। तो मोंगो डीबी कंपास ये यूज़ कर सकते हो आप। ये वाला निकालो, इसको गूगल कर लो, उबंटू के लिए करना है, उबंटू के लिए कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको, इसके स्टेप मिल जाएंगे यहाँ पे कैसे करते हैं इसको। डाउनलोड एंड इंस्टॉल लाइनक्स के लिए। ये कुछ कमांड दे रखी हैं, इसको हम रन कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। ये डाउनलोड हो गया इसमें। ठीक है, वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा सर्च हो गया, मेरे दूसरे लैपटॉप में आ रहा था सर्च हो गया। यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और ये पासवर्ड पूछ रहा है, बताओ इसको पासवर्ड।
और कैंपस, मोंगो डीबी कंपास। ये कंपास स्टार्ट हो गया और ये देखो स्टार्ट। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट ये होता है। सेव एंड कनेक्ट कर देते हैं, नाम डाल देते हैं CI। ये देखो हमारे डेटाबेस यहाँ पर आ गए। अभी और डेटाबेस इसमें बनाए हम। तो जैसे आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है ना, वो आप कैसे करोगे? अभी आपको कमांड इसमें कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मोंगो डीबी में बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ नहीं आता। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बताएंगे आपको कि कैसे डेटाबेस इसमें क्रिएट करते हैं और कैसे वो यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग से कितने डेटाबेस है हमारे पास? DBS, ये भाई 3 डेटाबेस है आपके पास। ओके, उसके बाद क्या करना है? देखो इसको थोड़ा ऊपर करना है ना आपको, कि ये पूरी क्लीन करनी है। अब Ctrl L कर देना, जैसे यहाँ पे कुछ भी करोगे Ctrl L, टॉप पर चले जाएगा आपकी स्क्रीन, ठीक है। तो DBS कितने डेटाबेस हैं? इतने हैं हमारे पास। कोई डेटाबेस हमें बनाना है, आप यूज़ वो डेटाबेस का नाम लिख दो, कोड इम्प्रूव, ठीक है। अब यहाँ पर DBS करोगे, वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? उसके अंदर कोई अभी कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं स्टार्टिंग से बनाता हूँ, आगे बताऊँगा मतलब कैसे क्रिएट करेंगे। अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसलिए ताकि यहाँ पे हमारा जो DB है वो डेटाबेस है वो दिखने लग जाए। कलेक्शन उसी को बोलते हैं जैसे नॉर्मली माइस्क्यूएल टेबल बोलते हैं ना, कि कितने टेबल हैं तो इसमें कितने कलेक्शन हैं। तो हम एक DB डॉट कलेक्शन का नाम, इन यूज़र नाम का, ये मैं दोबारा बताऊँगा आपको। अभी आपको डिस्प्ले करवाने के लिए ऐसे नेम इक्वल टू टेस्ट, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर करूँगा DBS। तो डेटाबेस कितने हो गए मेरे पास? कोड इम्प्रूव आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको देखूँगा, इसको करते हैं रिलोड। ये तो थोड़ा थीम चेंज होगी ना। तो ये देखो ये आगे डेटाबेस, इसके अंदर एक कलेक्शन भी आ गया, ये रहा जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये पूरा UI हो गया। अगर मेरे को उसको डिलीट करना है, देखो हो तो यहाँ से भी जाएंगे सारे ऑपरेशन, लेकिन हमें क्या है UI पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। सर्वर पे काम करोगे तो वहाँ पे कोई UI वगैरह नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप कोशिश करो कमांड से आपका सारा काम हो। अब जिस डेटाबेस के अंदर हो, हम किसके अंदर हैं? कोड इम्प्रूव के अंदर। तो उसी में जाके DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस, सिंपल सी कमांड चलाओ। इसको थोड़ा सा ना मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ नीचे, ताकि मिक्स ना हो चीज़ें। ड्रॉप डेटाबेस, ओके। इसका मतलब यहाँ से हट गया। अगर मैं देखूँगा DBS, तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं और यहाँ पर भी रिलोड करने, इसमें तो क्या रिलोड करना होता है, ये देखो हट गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से UI हो गया और ये हो गया। इसमें कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं और कैसे ड्रॉप करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो कलेक्शन हमने बनाया था, मैं स्टार्टिंग से आपको बता दूँ कैसे कलेक्शन बना सकते हो। तो डेटाबेस में हमारे पास यही है, डिलीट कर दिया था। तो नया डेटाबेस बनाना है, यूज़ डेटाबेस का नाम इम्प्रूव, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं DBS करूँगा तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर कोई हमने कलेक्शन नहीं बनाए हैं। अगर कलेक्शन बनाना है तो सिंपल सी कमांड है उसकी, DB डॉट क्रिएट कलेक्शन। यहाँ पर मैं बना दूंगा ब्लॉक्स, ठीक है। साथ में इसमें दूसरा पैरामीटर होता है, उसको कब यूज़ करते हैं? जब आपको कुछ लिमिटेशन लगानी है। लिमिट मतलब कि इसमें पहले तो लिमिट लगानी है आपको, यहाँ पर कैप ट्रू करना है, पहला काम आप ये करो। दूसरा काम क्या करना है कि आपने इसमें कुछ लिमिट लगानी है। क्या लिमिट लगानी है? आपको कुछ साइज़ बताना है कि आपके जो इसमें साइज़ होगा उसमें इतने, यहाँ पे जो भी नंबर डालोगे ना वो बाइट में डालना है आपने, ठीक है ना, कि इतने ही बाइट का डेटा इसमें डलेगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है इसमें मैक्स की। मैक्स में ये आप बताओ कि भाई इसमें कितने रिकॉर्ड आप आ सकते हैं। कि जैसे होता है ना, हमने एक कलेक्शन डाल दिया, डॉक्यूमेंट बोलते हैं बेसिकली उसको, 1 रो 2 रो 3 रो, तो कितने 100 1000 जितनी भी हैं, कितने ही ब्लॉग आ सकते हैं 1000, वो आप यहाँ पर लिमिट सेट कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इस तरीके से लिखी जाएगी। ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये क्रिएट हुआ तो मैं यहाँ पर अपना डेटाबेस चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले हो गया होगा, ये देखो। और यहाँ पर भी इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो आ गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ डेटा भी नहीं है।
तो ये हमारा क्रिएट हो गया। ये पहला एरर इसलिए दिया था, ये मैंने स्ट्रिंग में डाल रखा, ये इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है तो लॉन्ग इंटीजर डेसिमल, ये वाली चीज़ है। अब आते हैं इसमें और कलेक्शन मेरे को क्रिएट करना है, इसको मैं क्लियर करता हूँ कंट्रोल एल, ठीक है। सो DBS डेटाबेस ये सारे हमारे पास। एक और नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, सेकंड पैरामीटर में लिमिटेशन कुछ लगानी नहीं है, हमें डायरेक्ट क्रिएट करना है। तो सिंपल सी है, आप क्रिएट करो। किसका करना है, यूजर्स का करना है। यहाँ पर करा मैंने, ये ओके हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे रिलोड डेटा करा, ये देखो यूजर्स का आ गया। कुछ और बनाना है यूजर्स की जगह, एम्प्लॉयज़ का बनाना है, एम्प्लॉय का आ गया, ठीक है। और अगर इनमें से किसी को भी डिलीट करना है वो कैसे करेंगे, जैसे इसको पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये भी आ गया। अब इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है हमें, DB डॉट किस कलेक्शन को करना है, एम्प्लॉयज़ को करना है। एम्प्लॉयज़ का नाम लिखो यहाँ पे, डॉट ड्रॉप, ये डिलीट हो गया। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, यहाँ से चला गया। ब्लॉक को करना है या यूजर्स को करना है तो सेम DB डॉट यूजर्स डॉट ड्रॉप, ठीक है। इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देख लो UI से। वैसे हम लिस्टिंग वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, वो हम दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो बेसिकली हमने कलेक्शन क्रिएट कर लिया और कलेक्शन को डिलीट भी कर लिया। इसमें अब हम इंसर्ट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। कलेक्शन के अंदर जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। तो एक हम DB डॉट, सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन अगर कोई नहीं है तो कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन बनाना आपको आई गया है, कलेक्शन बना लेता हूँ मैं यूजर्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं यूजर्स नाम का है तो नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। और जो कलेक्शन, इसको क्लियर करता हूँ कंट्रोल एल। हमें चेक करना है हमारे पास कितने कलेक्शन है, तो 100 कलेक्शंस कर सकते हो आप, एस लगा देना, कलेक्शन के पीछे आ जाएंगे, ये कलेक्शन है। अब इसके अंदर इंसर्ट करना है DB डॉट यूजर डॉट इंसर्ट, ठीक ठीक है। क्या क्या इंसर्ट करना है मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आराम से। हमें क्या करना है DB डॉट, ताकि मैं आराम से कॉपी पेस्ट कर लूँ और यहीं पे हमें जो भी एरर है वो दिख जाए। किस में करना है हमें, हमारे कलेक्शन का क्या नाम है, यूजर्स, ठीक है। इसमें हमें इंसर्ट करना है। इसके अंदर सारी चीज़ें ले लेते हैं कि नेम ले लिया मैंने, क्योंकि देखो जो हमारा कलेक्शन होता है ऐसा तो है नहीं कोई स्ट्रक्चर होता है, ओनली इंटीजर वैल्यू आनी है, स्ट्रिंग आनी है। इसमें आप ऑब्जेक्ट, एरे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने ले लिया नेम ले लिया, चलो हीरो। उसके बाद कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज डाल दी एरे के अंदर, कौन सी लैंग्वेज है उसके पास, PHP। इसको बड़ा कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा तो, PHP, नोड, पाइथन, ठीक है। और क्या डालना है इसमें, और कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल दो जो कि ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं। एड्रेस क्या है भाई आपका बताओ, एड्रेस डाल दिया, टेस्ट लिख दिया। फ़ोन नंबर है कोई, फ़ोन नंबर ही बता दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह फ़ोन नंबर ले लिया, लास्ट में लगाया सेमी कॉलम और इसको मैंने पेस्ट करा यहाँ पर। और ये एंटर, हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। चेक करते हैं इसको इंसर्ट में, यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं पहले तो कि हमारा कलेक्शन आया नहीं आया, ये आया। इसके अंदर जाके ये देखो, ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है, ये नेम आया, ये एरे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको। अब क्या है कि इसके अंदर जो है आप मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है ना। अगर आपको कोई मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी है वो कैसे करोगे, या और कुछ डेटा इंसर्ट करना है। और देखो ज़रूरी नहीं कि अपने ऊपर यूज़र नेम लैंग्वेज लिया तो नीचे वाली जब इंसर्ट करने जाओगे डिटेल, उसमें भी सेम ये वाली लेनी है वैल्यू। उसमें क्या सिंपल ले लो आप, नेम, कोड और ईमेल, code@gmail.com। ये भी इंसर्ट हो गया। इसको चेक कर लो यहाँ पे, इसको रिलोड कर लो, रिफ्रेश कर लो, ये हो गया, ठीक है। अगर आपको डेटा जो है मल्टीपल इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मल्टीपल के लिए क्या करोगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ आते हैं, ठीक है। मल्टीपल के लिए इसमें बस सिंपल सा फंडा है, ये कॉपी करो, इंसर्ट जो लिखते हैं ना हम यहाँ पे,
पहले यहाँ पे एरे लगा देते हैं, ठीक है। दो तरीके में बताता हूँ आपको मल्टीपल इंसर्ट करने के। सिंपल आपने एरे बना दिया, इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसको मैं डाल देता हूँ, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैंने क्या करा, इंसर्ट के अंदर एरे लगा दी और ऑब्जेक्ट जो हमारा था, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू होगी 2 इंसर्ट, यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारी 2 वैल्यू आ चुकी होंगी, ये आ गई। अगर आप देखो इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने से पहले हमें ये चाहिए कि भाई जो हमने वैल्यू इंसर्ट करी है उसकी एक आईडी होती है, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, ये वाली, ठीक है। ये भी बता दो भाई इंसर्ट करते टाइम ही। तो उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे यूज़ करो, इसको मैं पेस्ट करता हूँ इंसर्ट 1। जैसे मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ उसमें, इसको कर देता हूँ 5, ये 8 करा। तो इसने साथ में ये देखो 643 लास्ट में EF, यहाँ पर चेक करेंगे इसको, EF ये देखो 5 पर गई ना एंट्री। अगर आपको सेम मल्टीपल करना तो आपको इंसर्ट मैनी की जगह इंसर्ट मैनी करना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो पहले तो क्या करना है, हमें अंदर बनाना है एरे। ये लिया एरे, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको कर दिया मैंने 6, इसको कर दिया मैंने 7 और यहाँ कर दिया मैंने मैनी। अभी आपने देखा था ना मल्टीपल एंट्री इंसर्ट हुई थी, बताया था इसने कि आपकी वैल्यू केवल इंसर्ट हुई हैं 2, लेकिन दोनों की मेरे को आईडी भी चाहिए। तो आईडी इस तरीके से मिल जाएगी, इंसर्ट मैनी। जब 1 एक की देगा तो मैनी दोनों की देगा कि ये देखो 2 आईडी इंसर्ट हुई हैं, F0 F1, लास्ट में F0 F1 होगा। और चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करके, ये देखो F0 F1, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। इसमें अब देखते हैं हम कैसे आप डेटा फाइंड करोगे। मैंने इसमें कुछ एंट्री करी हुई है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश, ये रहा, ठीक है। कुछ एंट्री करिए, इनको हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। आपको क्वेरी बनानी है कैसे डेटा फाइंड कर सकते हो। उसमें आप देखते हो नॉर्मली हम, अगर आप MySQL या कोई और चीज़ यूज़ करते हो तो कैसे हम उसमें एंड कंडीशन लगा सकते हैं और कंडीशन लगा सकते हैं। लेस देन हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे देख सकते हो, और लाइक, ठीक है। तो अब हम इसको डेटा फाइंड करते हैं। तो डेटा फाइंड करने के लिए देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, नॉर्मली मोंगो यूज़ कर रहे थे। इसमें ना एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो आप, मोंगोज। इसको हिट करोगे तो इस तरीके से आएगा, Ctrl L कर दो, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अपने 100 dbs कर लो और यूज़ कोड इम्प्रूव, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखना यहाँ पर अगर मैं डेटा फाइंड करता हूँ किससे, डेटा जैसे नॉर्मली हमें फाइंड करना है सारा डेटा, किस कलेक्शन से फाइंड करना है, यूज़र वाले कलेक्शन से। तो हम क्या करेंगे, db.users.find, ठीक है। हम इस तरीके लिखते हैं और ये डेटा आ जाता है अजीब सा, ठीक है। पर इसको थोड़ा सही फॉर्मेट में करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, ये SQL लिखी और डॉट प्रीटी, ठीक है, एंटर मार दिया। ये डेटा थोड़ा रीडेबल आ गया, ठीक है, डॉट प्रीटी लिखने से। लेकिन जैसे आप इसमें लिखोगे ना db.users, सॉरी FB नहीं, db.users.find, तो देखना थोड़ा अपने आप ही इसका डेटा देखो और इसका देखो, लग रहा है ना थोड़ा कि स्ट्रिंग में आ रही है, इंटीजर में थोड़ा सही लग रहा है। तो ये यूज़ कर लो फाइंड करने के लिए। अब इसमें मैं बताता हूँ कि नॉर्मल आपको सारा डेटा फाइंड करना है तो आप सिंपल फाइंड लिख दिया आपने। अगर मेरे को ये फाइंड करना है, क्लियर करता हूँ इसको, मेरे को ये पता करना है कि जो मेरे पास यूज़र हैं, मतलब जो इतनी सारी एंट्री है, इसमें से वो एंट्री फाइंड करके बताओ जिसकी ईमेल आईडी, इसमें ईमेल है, हाँ, जिसकी ईमेल आईडी test2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, db डॉट कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम बताएंगे कि किसका डेटा फाइंड करना है। ईमेल लिखो, किस की के अंदर क्या डेटा फाइंड करना है, test2@gmail.com, ये एंटर करो।
तो ऐसा रिकॉर्ड हमें मिला एक। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने वो डेटा फाइंड करा है जिसकी ईमेल ये है। ऐसा नहीं कि ईमेल, कुछ भी फील्ड का नाम आपको डालना है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेम, यहाँ पर अगर नेम फाइंड करना 4 जिसका नेम 4 है तो ये आगे 2 रिकॉर्ड आपके, ठीक है। अगर आपको इसी के साथ में क्या कंडीशन लगानी है कि आपको वो रिकॉर्ड फाइंड करने हैं 4 है, साथ में एक और एंड कंडीशन लगानी है कि जिसकी ईमेल आईडी ये वाली हो, तो आप कैसे लगाओगे इसमें, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। पहले हमने ये फाइंड करा, इसी के साथ हम क्या करते हैं ईमेल भी लगा सकते हैं, कॉमा लगा के। ईमेल क्या होनी चाहिए, test41@gmail.com। ये हमारी ईमेल भी आ गई। तो एंड का काम इसने कर दिया। अगर आपको और कंडीशन लगानी है कि मेरे को क्या करना है, कुछ डेटा फाइंड करना है और कंडीशन के बेस पे, जैसे इसको मैं क्लियर करता हूँ। सेम फाइंड होगा, उसके अंदर पता क्या होता है, इसमें एक डॉलर कीवर्ड होता है एक, जिसको आप यूज़ करके और डेटा फाइंड कर सकते हो। डॉलर और इसमें क्या होगा, ब्रैकेट स्टार्ट, ये लास्ट वाला ब्रैकेट है, इसमें एक ही ब्रैकेट होगा, ठीक है, जो एरे होगा, सॉरी। इसके अंदर पहली कंडीशन क्या है, आपको डेटा फाइंड करना है जिनका नेम test2 है, ठीक है। अभी मैं इतना डेटा फाइंड करता हूँ, बता दिया। अब मेरे को वो डेटा भी फाइंड करना है कि जिनकी, जैसे test2 हो गया और साथ में क्या कंडीशन लगाएं वो डेटा लगा देते हैं। पहले लगाते हैं test4, हमारे पास मल्टीपल आई थिंक, test4, हाँ ये मल्टीपल है। तो मेरे को क्या करना है कि वो डेटा फाइंड करना है जिसकी ईमेल आईडी test4 है, test2 भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लियर करता हूँ मैं, ये डेटा आया पहले। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ईमेल जिसकी ईमेल आईडी test2@gmail.com। तो अब मेरे पास जो रिकॉर्ड आएंगे वो आएंगे, कुछ भी नहीं आया, ओके, इसलिए नहीं आया है वो, अभी बता दूँगा आपको क्यों नहीं आया। वो अलग ब्रैकेट कॉमा लगा के अलग ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा कि वो डेटा और फाइंड करना है जिसकी ईमेल test2@gmail.com है। तो देखो 3 रिकॉर्ड आ गए। पहला इसने ये पास करा कि जिसका जो है test4 हो, test4 के 2 रिकॉर्ड निकले इसके, साथ में वो एड्रेस भी फाइंड करा इसने कि जिसकी test2 हो, ठीक है ना, ईमेल। तो ये डेटा निकल गया। अगर आपको उस और कंडीशन के साथ में ही एक और एंड कंडीशन लगानी है तो क्या करोगे आप, इस जो ये ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर पास कर दोगे आप। जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मेरे पास हो गया डेटा, इसको मैं क्लीन करता हूँ, ये फाइंड करा। मेरे को क्या करना है, test4 जिसका नेम है वो आने चाहिए, साथ में एक और कंडीशन मैं लगाना चाहता हूँ कि test4 वाले वही आएँ जिनकी एज 29 है। ये एंटर करा तो देखो ये एंड का काम करा इसने, test4 वाले निकाले, साथ में एंड कंडीशन लगाई, कॉमा लगा दिया कि जिसकी एज 29 है। तो 29 इसकी थी तो इसने ये वाला रिकॉर्ड दिया। अगर मैं 26 लगाता इसी में, पहले ये रिकॉर्ड निकला, अगर मैं इसी में लगा देता हूँ 26, एज 26, तो test4 में 26 किसकी है, इसकी, जिसका फ़ोन नंबर लास्ट में 11 है। तो देखना वही आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका और कैसे लगाया आपने, और के साथ एंड कैसे लगाया है, पहले और लगाने के बाद देन एंड कैसे लगाया, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं इसमें लेस देन इक्वल टू पे। अगर आपको, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ पर इसमें डेटा फाइंड करते हैं, इसमें पहले सारा डेटा फाइंड करा ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरे को केवल वही डेटा चाहिए जिनकी एज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी आप कंडीशन लगाओगे वो मैं लगाता हूँ अभी। मेरे को वो चाहिए जिसकी एज, ब्रैकेट लगाया, डॉलर लगाया, GT, ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, 29 से, सॉरी 28 करता हूँ मैं, 28 से बड़ी, ठीक है। तो हमारे पास 28 से बड़ी आएगी 29। अगर मैंने देखो यहाँ पर 29 ही डाली है तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई 29 से बड़ी देख रहा है वो। अगर आपको ओनली 29 ही देखनी है तो क्या करना है कि 20, एक सेकंड, तो क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एंटर कर, आपको वैलिडेट देगा। सेम आप इसी चीज़ को लेस देन के लिए लगा सकते हो कि अगर मेरे को डेटा फाइंड करना है LT लेस देन, ठीक है, कितना होना चाहिए,
लेस देन इक्वल टू 22, 22 से छोटा, 22 से छोटे मेरे पास रिकॉर्ड आया है एक 18 वाला। अगर मैं इसी को फाइंड करता हूँ, पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। अगर मैं 18 वाला ही फाइंड करता हूँ तो ऐसे वो फाइंड नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 18 अपने से छोटा देख रहा है, 17 देख रहा है, ठीक है। अगर 18 भी चाहिए तो लेस देन इक्वल लिख दो भाई, 18 भी चाहिए मेरे को, ठीक है। इक्वल के लिए तो नॉर्मल कंडीशन है, ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ होगी आपकी लेस देन। अब इसमें बता दूँ आपको, कोई लाइक वाली चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे आपको पता है किसी का ईमेल आईडी जो है, ईमेल, आपकी जो ईमेल आईडी है वो मिलती जुलती हैं, आपको पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, आप ये सिंबल यूज़ करो, इतना पता है कि उसके पीछे टेस्ट आता है या टेस्ट 4 आता है, तो एंटर करके टेस्ट 4 से जो भी होगी ना, जहाँ पर ये मिलेगा टेस्ट 4 मिल गया, सॉरी ईमेल आईडी देख रहा था मैं, हाँ टेस्ट 4 मिल गया, टेस्ट 4 1 भी मिल गया, तो सारे रिकॉर्ड दे देगा जिसमें ये मिलेगा उसको, ठीक है। ये एक तरह से आपका लाइक का काम करेगा। और अगर आपको इन कंडीशन लगानी है, जैसे होता है ना कभी हमें इन कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेरे को क्या करना है, फाइंड करनी है एज, किसकी एज फाइंड करनी है, जिनकी एज हो हमारे पास 22 26 ऐसे करके, तो डॉलर इन एज, फिर ये ब्रैकेट लगाओ आप इस तरीके से और यहाँ पे फाइंड कर दो इन, और यहाँ पर आएगा एरे आपका, एरे के अंदर बताओगे उसकी एज 22 हो, उसकी 26 हो, इस तरीके से। अब ये ऐसा नहीं कि नंबर के साथ ही काम करता है, ये आप नेम के साथ भी काम कर सकते हो, कि जिनका जो नेम है वो टेस्ट 2 होना चाहिए, टेस्ट 3 होना चाहिए, तो उसने वो रिकॉर्ड निकाल के दे दिया है जिनका टेस्ट 2 है और टेस्ट 3 है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, इसमें एक होती है नॉर कंडीशन, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ और डेटा ये फाइंड करते हैं। तो नॉर कंडीशन क्या होती है कि जैसे आपको डेटा है, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर कंडीशन में मेरे को एक नेम चाहिए, नेम मतलब नॉर मतलब ना तो नेम हमारा टेस्ट 4 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू टेस्ट 4 हो, ठीक है, और ना ही उसके अंदर जो है एज 25 हो उसकी, या 26 हो, नॉट इक्वल 26 हो, ठीक है। तो इस टाइप की आपको कंडीशन बनानी है। तो इस टाइप की कंडीशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फाइंड करते हैं हम यही, तो यहाँ पर सिंबल यूज़ करना पड़ेगा डॉलर नॉर, यहाँ पे बना दो आप एरे, पहला ऑब्जेक्ट बनाओ, मेरे को वो नेम नहीं चाहिए जिनका टेस्ट 4 हो, ठीक है, और मेरे को वो एज भी नहीं चाहिए जिनकी 26 हो, तो इसमें टेस्ट 4 वाले हट जाएंगे और जिनकी 26 है वो भी हट जाएगी रिकॉर्ड। आप ये देखो इसमें टेस्ट 4 नहीं आ रहा होगा, ना ही 26 वाले रिकॉर्ड आ रहे होंगे, जो कि हमारे पास है एंट्री वैसी, ठीक है ना, अभी हमने देखी थी। तो ये उसकी इसमें हो गया आपको। अगर अब मैं बताता हूँ आपको देन कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है, और उसके साथ ही मतलब और वगैरह कंडीशन लगानी, तो आप कैसे लगाओगे, नहीं देन नहीं, सॉरी एंड एन, और अरे तो मैं बाहर आ गया, यूज़ कोड इम्प्रूव, ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, db.users.find, मेरे को क्या फाइंड करना है, जिनका जो नेम है वो टेस्ट 4 होना चाहिए, और जो अब लगाते हैं उसके साथ में और कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, जो कि दोनों में से एक कंडीशन भी मैच कर देगा तो डेटा निकाल के दे देगा वो। तो यहाँ पर और लगाया मैंने, एरे आता है आपको पता ही है, इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो डेटा निकालना है जिसका टेस्ट 4 हो, और एंड ये कॉमा लगा दी तो एंड हो गया, और का काम जब इसके अंदर करेगा, अभी बताता हूँ पहले सिंपल, एज 30, तो अभी क्या करेगा, दोनों कंडीशन को मैच कर रहा है, टेस्ट 4 हो एज 30 हो, नहीं मिला, कॉमा लगा के मैं दूसरी चीज़ कंडीशन बताऊँगा कि नेम टेस्ट 4 चेक करें और साथ में उसका एज अगर 30 नहीं मिल रही है तो एक काम करो, ईमेल आईडी चेक कर लो, ईमेल आईडी क्या है, test41@gmail.com, इसने रिकॉर्ड लिया है। तो इस कंडीशन का मतलब ये है, इसने पहले क्या करा, टेस्ट 4 को चेक करा, साथ में वो चेक करा 30 भी होनी चाहिए। अब मैंने बताया मेरे पास भाई 2 कंडीशन है, टेस्ट 4 तो आपको चेक करनी है, साथ में इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको मिल जाती है, एज 30 मिल जाती है तो रिकॉर्ड दे देना,
या जीमेल जो उसकी ईआईडी मिल जाती तो दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें फाइंड कर सकते हो। तो क्वेरी वाला हमारा सेशन पूरा कंप्लीट हो गया, जो जो मोस्टली हम करते हैं। अब इसमें देखते हैं हम प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है कि जैसे अभी हमने डेटा निकाला कि ये कंडीशन है हमारी नेम टेस्ट फॉर, ये सारा डेटा आ गया, लेकिन मेरे को ये ओनली इसमें से नेम या ईमेल आईडी चाहिए, तो आपको बाकी फील्ड चाहिए नहीं, तो उनको हटाना है। तो उसके लिए आप उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट नेम, जो माई स्कूल में करते हैं। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर जो होता है हमारा, उसमें जो ऑब्जेक्ट जाता है उसमें कंडीशन होती है कि ये नेम हो, ये वो जो अभी हमने बताया है। और जो सेकंड वाली चीज़ है इसमें ये होता है प्रोजेक्शन। इसमें कौन कौन से फील्ड आपको चाहिए हैं। आपको नेम चाहिए तो नेम कॉलन 1 कर दो, यहाँ पे ओनली नेम डिस्प्ले होगा। अगर आपको ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल 1 कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि मेरे को नेम ईमेल ही चाहिए, आईडी बिना वजह इसमें आ रही है, तो उस आईडी को गायब करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर उस चीज़ को आईडी को 0 कर दो, कि डिफ़ॉल्ट में आईडी आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। अब मैं बताता हूँ आपको कोई डेटा अपडेट करना है। अपडेट करना है, हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे कोई कंडीशन बनाते हैं कि जैसे ये एक टेस्ट 3 है, टेस्ट 3 की एज अपडेट करनी है, ठीक है। वो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो उसको पहले मैं क्लियर करता हूँ। तो सिंपल डी बी डॉट किस कलेक्शन को करना है, यूजर्स अपडेट करना है। अच्छा, इसमें जो अपडेट है ना वो क्या है, डेप्रीकेट हो गया है। जो अभी इसके वर्जन आया लेटेस्ट, अगर अपडेट पे काम कर रहे हो, पुराने वाले पे चले गए, तो इसलिए उसमें क्या है अपडेट 1 और मैनी का कंसेप्ट आ गया। चलो मैं ये करके दिखा देता हूँ। अगर अपडेट वैसे कर देगा लेकिन एरर भी देगा, साथ में दिखाते हैं यहाँ पे। जिसका नेम टेस्ट 3 हो, ठीक है, तो उसको अपडेट करना है। इसमें सेकंड पैरामीटर पास होगा, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने सेट करते हैं वेरिएबल को कि क्या अपडेट करना है आपको। मेरे को अपडेट करना है एज। एज कितनी होनी चाहिए उसकी, 28। इसको मैं एंटर करता हूँ, यूजर डॉट अपडेट। इसने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया, ये देखो 28 कर दिया इसने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये तो सिंपल अपडेट है, वैसे चलेगा नहीं अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है, पहले मैं बता रहा हूँ, मतलब एरर आएगा डेप्रीकेट वाला। तो ट्राई करना अपडेट 1 अपडेट मैनी होता है, वो यूज़ करें। तो अपडेट 1 और अपडेट मैनी क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड निकाले, अपडेट पहले 1 का केस में बताता हूँ आपको। इसमें मान लो कुछ और भी एक्स्ट्रा अपडेट करना है आपको, दोबारा से मैं इसको अपडेट करता हूँ। टेस्ट 3 को 3 की जो है एज 26 हो जाए, और उसका जो ईमेल है वो हो जाए, अभी क्या है टेस्ट 3, तो ये हो जाए test33@gmail.com। अपडेट हो गया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो 26 हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा था इसमें अपडेट 1 का कंसेप्ट। अपडेट 1 का कंसेप्ट ऐसा है कि आपके पास कोई एज है, पहले हम रिकॉर्ड यहाँ पर चेक कर लेते हैं, डी बी डॉट यूजर डॉट यूजर्स नेम टेस्ट 4। तो इसके देखो 2 रिकॉर्ड है हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों की एज अपडेट हो जाए, तो मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों की एज जो है 28 हो जाए, जिसकी भी टेस्ट 4 है। तो अब मैंने यहाँ पर अगर अपडेट 1 करोगे आप और इसको हिट करोगे, तो ये ओनली एक ही एज को अपडेट करेगा। यहाँ पर देखोगे ना, ओनली पहले, ये तो 28 पहले से ही है, इसको करता हूँ 30। तो देखो पहली वाली को इसने 30 करा, दूसरी वाली को नहीं करा, क्योंकि वो अपडेट 1 का है। अगर आपको सारे रिकॉर्ड करने हैं तो क्या करना होगा, उसके लिए मैनी, अपडेट मैनी। अब ये करेगा जितने भी रिकॉर्ड हैं इसके दोनों को 30 कर देगा। वापस से चेंज करते हैं इसको, मेरे को क्या करना था, यहाँ पर था ना, मैं इसको कर देता हूँ 30 की जगह 32 या 33। अब चेक करते हैं इसको, ये देखो दोनों की एज 33 होगी, ठीक है। तो अपडेट का भी क्लियर है। और हाँ, और चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें देखो एरे और ये सारी चीज़ें, आप इन चीज़ों को भी अपडेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा सारी चीज़ें लिख देनी है, क्या क्या अपडेट करना है। अगर आपको लैंग्वेज भी चेंज करनी है, यहाँ पर हम करते हैं, जिसका टेस्ट 4 है उन दोनों की जो लैंग्वेज है वो PHP हो जाए ओनली।
PHP और एक और देते हैं जावा, ठीक है। और दूसरी कोई चीज़ चेंज करनी है, कंपनी की डिटेल चेंज करनी है, तो वो भी कर सकते हो आप, कि कंपनी की जो डिटेल है वो क्या हो जाए इसके। अभी क्या है, ये एड्रेस ये सब चीज़ें डली हुई है ना, तो इसकी जो है डिटेल एड्रेस हो जाए माई टेस्ट, और फ़ोन नंबर हम 100 इस तरीके डाल देते हैं। ये मैंने करा, अब चेक करते हैं, ये दोनों डिटेल इसकी यहाँ पर चेंज होगी, देख रहे हैं। वापस से चेंज करते हैं इसको, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया इसलिए स्ट्रिंग हो गया, नंबर दे देता हूँ वापस से। अब दोबारा चेक करते हैं इसको, ये दोनों वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो आपका ये प्रोजेक्शन वाला भी हो गया, अपडेट वाला भी हो गया। अब हम करते हैं डिलीट। अगर आपको कोई एंट्री डिलीट करवानी है, डिलीट के लिए मैंने एक यहाँ पे कलेक्शन बना रखा है, ये वाला हम डेमो से डिलीट करवाते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करता हूँ, Ctrl+L, और db.demo डॉट, ठीक है। डिलीट करना है, डिलीट वन यूज़ करो, एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सिंपल सा कंडीशन लगाओ कि जिसका नेम क्या हो, नेम PHP हो, एंटर करना, उसने डिलीट कर दिया। यहाँ से चेक करोगे ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगर आप इसमें मैंने डिलीट करना चाहता हूँ जावा को, अगर मैं डिलीट वन यूज़ करता हूँ तो ये ओनली एक ही रिकॉर्ड डिलीट करेगा। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड डिलीट है ना, और डिलीट करने के लिए मैं इसको ऐड करता हूँ, इसने क्या करा, एक ही डिलीट करा है। मेरे को सारे करने तो सिंपल सी बात है, मैंने यूज़ करो, देखो 2 रिकॉर्ड मिले, दोनों इसने डिलीट कर दिए हैं, ये देखो क्लियर है ना। इसमें हम कुछ भी फाइंड करते हैं तो अभी क्या होता है, सारा डेटा आता है। अगर आपको इसके अंदर लिमिट लगानी है, ठीक है, तो लिमिट कैसे लगा सकते हो, जैसे मेरे को चाहिए 1 2 3 4, ये 4 रिकॉर्ड चाहिए, हीरो, डेमो, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर करा मैंने, यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन होता है, लिमिट आपको कितने चाहिए डेटा, 4 चाहिए। तो देखो हीरो, डेमो, टेस्ट 3 इस तरीके से लगा सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी एक स्किप करना है, जैसे होता है ना कि पहला वाला स्किप करो उसके बाद से 4 अकाउंट लेके आओ, जैसे मान लो मैं हीरो को स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डॉट स्किप, अगर आप एक भी स्किप नहीं करोगे तो 0 कर दो, 1 स्किप करना था, हीरो को स्किप करना था, बाकी सारे रहने थे, तो हीरो वाला स्किप कर दिया, डेमो, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ठीक है। अगर आपको 2 स्किप करने हैं, जैसे अभी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, अब डेमो को भी करना है, तो आप क्या करोगे, 2 कर दो, यहाँ पे एंटर करो, ये देखो डेमो भी आपको चला गया, ठीक है। इस तरीके से आप स्किप कर सकते हो। अब आते हैं आपको असेंडिंग, जब आप रिकॉर्ड फाइंड करते हो, ठीक है, तो मैं सिंपल से नेम फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले, ये सब चीज़ हटाता हूँ। इसमें प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं कि यहाँ पर ओनली नेम ही डिस्प्ले हो, ठीक है, और आईडी भी गायब कर देते हैं, उसको 0 करके, ये नेम आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो नेम है वो हमारे सॉर्ट होकर आए, अल्फ़ाबेटिकली या तो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, तो यहाँ पे डॉट सॉर्ट कर दो, किसके बेस पे, नेम के बेस पे कर रहे हो, तो -1 करोगे तो ये होंगे आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में, टेस्ट 5 टेस्ट ये करके। अगर असेंडिंग ऑर्डर में तो 1, तो इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, 1 या फिर -1। 1 करूँगा मैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक एलिमेंट मैच, वो कब यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें जो रिकॉर्ड है वो इस तरीके से डाला हुआ, नेम है, कंपनी है, कंपनी जो है ऑब्जेक्ट में है, उसके बाद एक कंट्री, कंट्री क्या है, इसके पास मल्टीपल है, कि हर एक कंट्री की अलग डिटेल रखी हुई है, कि इस कंट्री का जो नेम है वो ये है, उसका कोड ये है, तो इस तरीके से डेटा इसमें रखा हुआ है पोस्ट में। एक बार यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ मैं आपको, db.post.find, सारा डेटा आ जाए, ये रहा डेटा। तो आपका ये कैसे डेटा, कैसे नेम है, कंपनी है और कंट्री है, ठीक है। अब मान लो आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है, देखो पहले सिंपल सी कंडीशन चेक करते हैं। आपने वेयर कंडीशन तो लगा ली कि आपको नेम चाहिए कार या नेम चाहिए बाइक, वो तो आपको पता है कैसे लगाओगे, सिंपल सी चीज़ है, नेम, या इसको ना मैं यहीं रहने देता हूँ, खोला, साइड वाले टैब में करते हैं काम, db.post.find
वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका नेम कार हो। यूज कोड इम्प्रूव, ये आ गया, ठीक है। अगर आपको वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस जो है वो क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में से फाइंड कर रहे हैं ना की को, कंपनी के अंदर एड्रेस, क्या एड्रेस चाहिए उसका, दिल्ली हो, तो दिल्ली वाला रिकॉर्ड दे दिया इसने बाइक, ठीक है, बाइक दे दिया। अब मेरे पास दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर मेरे को ये पता करना है कि ये जो इसकी कंट्री है, इंडिया वाली कंट्री के कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, या फिर इंडोनेशिया वाली कंट्री के, तो उस केस में आप क्या यूज़ करना, मैच यूज़ करना। उसके लिए क्या करते हैं, मैच। उसके लिए थोड़ा तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पर फील्ड का नाम, कंट्री सेलेक्ट करनी है। ये आप जब ये अप्लाई करना है इस वाली चीज़ को, जब आपको कोई एक एरे हो, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाले, तो कंट्री है, कंट्री के अंदर, ठीक है। हमें क्या करना है, एलिमेंट को मैच करवाना है, डॉलर एलिमेंट मैच, ठीक है। किस फील्ड से, कौन सी फील्ड का डेटा चाहिए, जिसका नेम या कोड, दो चीज़ें हैं ना इसमें, तो कुछ भी यूज़ कर लो, कोड यूज़ कर लेते हैं हम, जिसका कोड INO। तो ये क्या करेगा, इंडिया वाले रिकॉर्ड दे देगा। देखो इसमें IN आ रहा है ना। अगर किसी का कोड USA है तो ये देखो USA वाला दे दिया, इसके अंदर US आ रहा है ना। अगर मान लो कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो है इसके अंदर है ही नहीं, जैसे JP कर दिया, तो भाई देगा ही नहीं रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये होता है कि आप उस वाले कंडीशन में आप उसको फाइंड कैसे कर सकते हो। अब इसमें हम देखते हैं काउंट कैसे निकाल सकते हैं, या आपको किसी भी रिकॉर्ड का डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है। जैसे होता है MySQL में आपने देखा होगा डिस्टिंक्ट का, मैं कि इसमें डिस्टिंक्ट नेम कितने हैं, डिस्टिंक्ट फ़ोन नंबर कितने हैं, तो उस टाइप से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ करते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर, जैसे ये हमारे एम्प्लॉय, ठीक है, तो कुछ नाम हमारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे शिव शिव शिव, ठीक है, ये 3 बार आ रहा है। एक राजा है, एक राम है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कि पहले इसमें रिकॉर्ड कितने हैं। db.employee नाम का जो मेरा कलेक्शन बना हुआ है, एम्प्लॉय डॉट, ठीक है, फाइंड, यहाँ से क्या होगा, हम सारा डेटा फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको काउंट पता करना है, आप क्या कर सकते हो, काउंट, इसको हम यूज़ करेंगे इस तरीके से कर, ऐसे क्या है, वार्निंग आ जाएगी डेप्लीकेट की, ठीक है। तो ऐसे यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका काउंट आ गया कि 5 काउंट है। अब मेरे को इसमें डिस्टिंक्ट निकालना है कि इसमें और क्या है, एज, मतलब इनमें एज कितनी है, मतलब मेरे पास ये देखना है कि मेरे पास एम्प्लॉय किस एज तक के हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा है कि पहले एज से पहले मैं बता दूँ आपको कि मेरे को ओनली 26 जिसकी एज है, यहाँ पर आप कंडीशन में लगा सकते हो फाइंड में कि उनका काउंट बताओ। तो 26 वाले यहाँ पर 2 रिकॉर्ड मिले उसको, 26 राजा और शिव, ठीक है। ये वाली वैल्यू ये क्लियर है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास एज टोटल कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड हटा के ये सारे हटा देता हूँ, डिस्टिंक्ट, ठीक है, स्पेलिंग सही है, DIS, एरर आ ही जाएगा, गलत हो गया। क्या देखना हमें, एज कि डिस्टिंक्ट एज कितनी है। तो 25, 26, 50 हमारे पास, मतलब जो एम्प्लॉय हैं उनमें बस यही एज है, 3 एज हैं, किसी के पास 25 है, 26 है, 26 है, 25 है, 50 है, इनके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को किसी पर्टिकुलर बंदे की पता करनी है, कोई कंडीशन लगानी है कि जिसके नेम शिव नाम के बंदे जितने भी मेरे पास, उनकी एज क्या है, ठीक है, यहाँ पर बताया। अच्छा, इसमें क्या है, एकदम सही नेम डालना होता है, ये स्मॉल में था इसलिए रहा है। तो इसने बताया कि भाई जो शिव नाम के बंदे हैं वो उस 25, 26, 50 में लाई करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर शिव शिव शिव, ये देखो 25, 26, 50। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, 26 कर दिया, इसको भी मैंने अपडेट कर दिया, तो अब यहाँ पर ये मेरे को 2 ही एंट्री दिखाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एग्रीगेट के पास। इसमें क्या होते हैं, एग्रीगेट जो अभी तक हमने यूज़ करा हुआ है ना, वही आप एग्रीगेट में यूज़ करोगे। बस यहाँ पर फ़र्क क्या होता है कि इसके अंदर आपका एक तरह से ये एरे होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, एरे होता है, इसमें हमारी स्टेज होती हैं,
स्टेज 1 2 3 4 5 कोमा कोमा लगा लेना, मैं लगा ही देता हूँ चलो। ठीक है, ये हमारी स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट, मैच, और क्या होगा, ग्रुप होगा, काउंट होगा, सॉर्ट होगा, लिमिट होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक एक करके हम यूज़ करते हैं। जो अभी तक हमने यूज़ करा ना वो नॉर्मल तरीके से है। इसमें क्या है, ये एक तरह से जो प्रोजेक्ट वगैरह होगा मैं अभी बताऊँगा, इसको सिंपल ही समझ लो। अभी तक हमने जो फाइंड करा है वो आपको मैच में फाइंड करना है। अभी हमने जो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्शन वाली चीज़ें वो आप इसमें कर सकते हो। सॉर्टिंग वाली चीज़ हमने करी अलग से, वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो जो सिंपल वे में हो सकते हैं ये थोड़ा अच्छे तरीके से आपको करता है, मतलब फ्रेमवर्क बोल लो आप, फ्रेमवर्क ये मोंगो डीबी में। ठीक है ना, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ से, डेटा आपको ईजिली फाइंड होने में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, db डॉट यूजर्स वाला कलेक्शन लेता हूँ। इसमें मैंने फाइंड करा, ये रिकॉर्ड है। अब मेरे को ना क्या कंडीशन लगा के सेम रिकॉर्ड में फाइंड करना है कि मेरे को वही रिकॉर्ड फाइंड करने हैं। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ जिसका नेम हीरो है। तो देखो एग्रीगेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये फाइंड वाइंड यूज़ होगा, इसमें यूज होगा एग्रीगेट। ठीक है, एरे, उसके अंदर हमारी वो बनेंगी स्टेज। पहली स्टेज में हम, पहले मैं बता रहा हूँ आपको मैच का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर मैच। ठीक है, कॉलन। उसके बाद क्या कंडीशन लगानी है, मतलब यहाँ पर कंडीशन की अब हमारी जो नेम है वो हीरो होना चाहिए, वही डेटा निकाल के दो। तो इन्हें हीरो वाला डेटा निकाल के दे दिया। ठीक है, तो मैच का मतलब ये हो गया आपको क्या क्या मैच करवाना है। इसमें और वो जो लगती हैं एंड नॉर, वो सारी सेम यूज़ करोगे जो अभी तो मैंने सिखाया आपको। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ग्रुप, ये भी दूसरी स्टेज होगी। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही यूज़ होने वाला है। मैं यहाँ पर ग्रुप यूज़ करूँगा, अगर साथ में मेरे को मैच भी करना है तो कॉमा लगा के मैं दूसरी वाली यहाँ पर मैच करवाऊँगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जब हमारी कॉम्प्लिकेट जैसे होते हैं ना बड़ी वाली जो डेटा फाइंड करने के लिए बनाते हैं हम, कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको फाइंड करना है, उसमें हमें ग्रुप बाय यूज़ करना है, फाइंड भी यूज़ करना है, तो उसकी इसमें हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अभी मैं वन बाय वन बता रहा हूँ क्योंकि पहले एक एक करके तो सीख लें, बाद में आप सब चीज़ों को मिला के कर लोगे काम। ओके, तो मैं क्या कर रहा था, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय किस पे लगाना है, मेरे को लगाना आईडी पे। ठीक है ना, मतलब ये आईडी लिखते हैं यहाँ पे। तो किस वाले फील्ड पे लगाना है, यहाँ पे फील्ड का नाम डॉलर एज। तो मेरे को देखना है कि एज कितनी है इसके अंदर। तो इसने बताया भाई टोटल एज 18, 22, 26, 27 इतनी ये एज है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 18 भी है, 22 है, 24 है, 26 है, 33 है, 27 है, 33 है। 33 दो बार है तो उसने ग्रुप बाय करके एक ही बार दिया है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसने क्या करा, यहाँ पर दे दिया कि भाई ये है। इसके साथ में मेरे को ये पता करना है कि चलो जो आपने एज के अकॉर्डिंग दिया है कि 18 साल का, 22 साल का है, 18 साल की एंट्री कितनी है हमारे पास, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपने ये ग्रुप बाय लगाया है इसके साथ में क्या है, आप यहाँ पर टोटल बता सकते हो। देखो ये एरे है, एरे के अंदर पहला हमने स्टेज है, इसको दूर कर देता हूँ मैं, आईडी के अंदर ही। ठीक है ना, यहाँ पर मैं बताऊँगा कोई भी फील्ड का नाम रख लो, टोटल रिकॉर्ड जो मर्जी है वो रख लो आप। क्या निकालने है आपके टोटल रिकॉर्ड, कि हमारे पास कितना अमाउंट है इसका, सम 1। तो इसने बताया कि देखो भाई जो 22 एज के हैं वो एक बंदे हैं, 26 वाले भी एक हैं, दो एंट्री 33 वाले की है। आप यहाँ पर चेक करोगे तो 33 वाले की दो एंट्री मिलेगी, टेस्ट 4 और टेस्ट 4। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस ईमेल आईडी चेंज है। तो ये हो गया। अगर मान लो इसमें आपको कुछ और चीज़ें भी करनी है, जैसे इसमें दूसरा अमाउंट, एक अमाउंट है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसका अमाउंट निकालना है कि इन दोनों में, मतलब इसके अकॉर्डिंग जिसकी भी 33 आईडी है या 26 आईडी है उसमें जो अमाउंट नाम का फील्ड है दोनों फील्ड में, उसका सम कितना है, एवरेज कितना है, मिनिमम कितना है, तो वो सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो यहीं से। ये ना, इसको टोटल रिकॉर्ड की जगह अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट वैल्यू जो मर्जी है वो लिख दो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि ये सही से है। ठीक है, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, अभी हम क्या निकाल रहे थे, हमें सम निकालना है। किसका सम निकालना है, उस फील्ड का नाम बताओ, डॉलर लिख के लिखना है उसका फील्ड का नाम, डॉलर अमाउंट। मैं एंटर करूँगा तो इसने सम कर दिया अमाउंट नाम का फील्ड।
22 के अंदर 150 एक ही वैल्यू थी, 33 के अंदर 2 रिकॉर्ड थे ना आपके 33 वाले एज के, तो उन दोनों का सम करा 380। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो 33 के पास एक 200 अमाउंट है 33 एज वाले के पास, और एक है 180, तो 200 और 180 कितना हो गया आपका 380। अगर आपको सम नहीं करना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज पता चल जाएगा 190 निकलेगा 380 का, ये निकल गया 190। अगर आपको मिनिमम निकालना है कि नहीं भाई मैक्स या मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है, मिनिमम कितनी वैल्यू थी 180 थी, और मैक्सिमम कितनी है, तो मैक्सिमम 200। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो कि कैसे एग्रीगेशन यूज़ करके आप काउंट एवरेज नंबर ये सब चीज़ निकाल सकते हो। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपको इसी के साथ दो एग्रीगेशन दो ग्रुप बाय यूज़ करने हैं, दो ग्रुप बाय कहने का मतलब ये हो गया, ये एज है, पहले तो हमें यूनिक के अकॉर्डिंग, जैसा कि जो यूनिक होते हैं हमारे ग्रुप बाय लगाते हैं कि यूनिक वैल्यू निकल गई ये एज है, इसके साथ में हमें जेंडर भी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कि पहले एज चेक कर ले, उसके अंदर आप वो चेक करो जेंडर ग्रुप बाय की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी लिखें, पहले फील्ड का नाम, ठीक है, एज, ये नॉर्मल वैल्यू थी, मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फील्ड का नाम पहले मैं लगाऊंगा एज पर। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ किस पर लगाऊंगा मैं, जेंडर पर, तो यहाँ पर डॉलर जेंडर। तो ये आ गया, हर किसी के पास मेल 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 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास जो 33 एंट्री थी उसके पास दो रिकॉर्ड हैं, तो एक काम करता हूँ, अगर एक मेल है दूसरा फीमेल है तो फिर ये क्या देगा, तो चेक करते हैं क्या देगा। इसको मैं अपडेट करता हूँ, ये अपडेट हो गया, तो इसको मैं हिट करता हूँ, तो यहाँ पर दो एंट्री थी 33 की, ये देखो, एक दो, रिकॉर्ड भी हमारे बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए रिकॉर्ड ना। ठीक है, और 7 इसलिए आ गए क्योंकि पहले ग्रुप बाय हो रहा था, 33 रिकॉर्ड दिया, 33 आईडी के पास एक ही था, लेकिन अब दो है मेल और फीमेल। ठीक है, समझ रहे हो, तो उसने उसके अकॉर्डिंग दो एंट्री दे दी कि भाई एज तो ठीक है, आप एज के बाद आपके मेल फीमेल है, इसलिए मैं दो रिकॉर्ड दे रहा हूँ मैं। अगर आपके पास एक ही रिकॉर्ड होता, अगर मान लो ये फीमेल ही होता, सॉरी मेल होता, तो आपके रिकॉर्ड मैं कम करता, 1 2 3 4 5 6 करता, क्योंकि 33 के अकॉर्डिंग पहले मैंने देखा, उसके बाद देखा मैंने मेल। ठीक है, मतलब ग्रुप बाय देखा कि जेंडर के भी एक मिला दोनों में, तो मेल दे दिया मैंने। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे इसके अंदर स्किप, सॉर्ट, लिमिट, काउंट ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी हम क्या एग्जांपल लेके चल रहे थे, छोटा सा एज के लेके चल रहे थे, इसने ये दिया है, अगर मेरे को इसी में लिमिट लगानी है तो मैं यहाँ पर सिंपल एक और अलग स्टेज बनाई जिसमें मैंने डॉलर लिमिट, ठीक है, कितनी लिमिट रखनी है 1 2 3 जो भी रखनी है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हमें दे देगा। ठीक है, 22 26 33, लेकिन ये लिमिट का याद रखना, ये पीछे ही लगाना, आगे मत लगाना, अगर आगे लगा दी तो आप, मैं दिखा देता हूँ, आपके रिकॉर्ड थोड़े से ना गड़बड़ हो जाएंगे। लिमिट 3, ये देखो 18 22 24, ये क्या है, पहले लिमिट वाला काम होगा इसमें कि पहले उसने लिमिट चेक करी। 18 इसलिए क्योंकि पहले उसने 3 रिकॉर्ड निकाले स्टार्टिंग के, अगर आप यहाँ पर जाओगे उसने रिकॉर्ड निकाले ये वाले 18 22, 3 रिकॉर्ड निकाले, 3 रिकॉर्ड के बाद उसने ग्रुप बाय का जो भी ग्रुप बाय पे लगा का वो काम करा, तो इसलिए वो ऑर्डर अपना जो भी है इसका सही रखना। ठीक है, ओके, तो लिमिट वाला भी आपका, लिमिट वाला आपका काम हो गया। ठीक है, लिमिट के बाद मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ स्किप करनी है, जैसे ये लिमिट लगाई थी अभी हमने, इसमें अगर स्किप करना कॉमा लगाओ, अलग स्टेज बनाओ, स्किप की कितनी वैल्यू स्किप करनी है, पहली वैल्यू स्किप करनी है, देखना 18 वाली आपकी स्किप होगी, बाकी की आ रही है आपकी। एक सेकंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये पहले ग्रुप बाय कर रहा है, इसका रिकॉर्ड प्रॉब्लम आया इसमें। इसने वैल्यू स्किप नहीं करी,
एक सेकंड, ये एग्रीगेशन यूज़ करा मैंने, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने लगाया मैच, मेरे को सारे वो रिकॉर्ड निकाल के दो जिसकी एज 26 है, ठीक है। ये निकाल के लाया, एक ही रहा है निकाल के, 33 वाले दो होंगे आई थिंक, ये दो आए, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को एक और स्टेज लगानी है इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। अब इसके अंदर मेरे को एक और स्टेज लगानी है, कॉमा स्किप, पहला वाला स्किप कर दो, मतलब ये 4 वाले को स्किप कर देगा, 4 1 को दिखाई देगा। हाँ ठीक है, पहले साथ एरर कुछ कन्फ्यूजन हो गई पहले, तो स्किप वाला हो गया, ठीक है। तो पहला वाला इसने स्किप कर दिया, दूसरा दिखा दिया इसने, तो स्किप हो गया। अगर आपको सॉर्ट करना है, ठीक है, सॉर्टिंग वगैरह यूज़ करनी है, तो उसके लिए सिंपल है, जैसे उसमें यूज़ करते हैं ना +1 -1, सेम हम यूज़ करेंगे। मैं दिखाता हूँ, जैसा अभी हम ग्रुप बाय एज करते थे, ठीक है। ये हमारे पास रिकॉर्ड था, इसमें मेरे को क्या करना है, सॉर्टिंग यूज़ करनी है, सॉर्ट। तो एक और स्टेज बनाएंगे, कॉमा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सॉर्ट, ठीक है। इसमें क्या है, अंडरस्कोर आईडी के बीच में सॉर्ट करना है, आईडी आ रही है, और ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में 1 कर दो, डिसेंडिंग में करना है इसको -1 कर दो, ये देखो। तो आपका सॉर्ट भी हो गया, स्किप हो गया, सॉर्ट हो गया, लिमिट हो गया। अब बचा आपका क्या, काउंट। तो काउंट को यूज़ करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड फाइंड कर रखा है, जैसे एग्रीगेशन में हटाता हूँ इसको, सिंपल इस पूरे के अंदर कितना काउंट है वो देखना मेरे को। एक सिंपल पहली स्टेज रन देता हूँ मैं, उसमें क्या होगा, डॉलर काउंट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अमाउंट, टोटल वैल्यू जो भी आप लिखोगे, ये टोटल वैल्यू के अंदर काउंट दे देगा कि 7 काउंट है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया काउंट कैसे करते हैं। अब इसमें आता है कि आपको कौन, अभी जैसे हम करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मैच वाली स्टेज में देखता हूँ, मैच, मैं मैच करता हूँ, और मैच क्या करें इसके अंदर, ये इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। अभी सारे रिकॉर्ड आने देते हैं, क्लियर है, ये करा मैंने, सारे रिकॉर्ड आएंगे। अब इसमें प्रोजेक्शन वाली चीज़ देखते हैं, जो प्रोजेक्ट की बात करता था ना स्टार्टिंग में, कि मेरे को सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ओनली नेम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। तो यहाँ पर स्टेज बनाएंगे, प्रोजेक्ट, जो भी मैं अलग अलग आपको बता रहा हूँ ना, इनको आप मर्ज करके भी बना सकते हो, सारी चीज़ें वैसे मर्ज ही होंगी एंड में। तो ये अलग अलग बना रहा हूँ कि पहले आपने ग्रुप बाय लगाया, फिर मैच लगाया, या मैच लगाया फिर ग्रुप बाय लगाया, उसके बाद आपने लिमिट लगाई, फिर सॉर्ट, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट भी लगा सकते हो कि कौन कौन से फील्ड चाहिए। तो ये लगाया मैंने प्रोजेक्ट, और इसमें क्या करना था कि कौन कौन से फील्ड दिखाने हैं। नेम दिखाना है, सिंपल 1 कर दो, नेम आ जाएगा। आईडी नहीं दिखानी, कॉमा आईडी को 0 कर दो, ये हो गया। ईमेल दिखाना है, ईमेल दिखा दो, यहाँ पे ईमेल 1 कर दो, ये आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। अब इसमें रीनेम भी कर सकते हो, जो ये ईमेल आ रहा है ना, ये इसको चेंज कर सकते हो आप, कि मेरे को नहीं भाई ये नहीं दिखाना है ईमेल, अपने अकॉर्डिंग ही कुछ और देना है। तो इसको हटाओ, ईमेल आईडी देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉलर ईमेल, ये देखो ये रीनेम हो गया, ठीक है। दोबारा दिखाता हूँ ऊपर, ये देखो रीनेम हो गया ना। अब इसमें क्या आप टाइप भी चेक कर सकते हो कि जो हमारा ईमेल पड़ा हुआ है या एज पड़ी हुई है इसमें, जैसे एज भी है इसमें, कॉमा एज, तो कौन सी वैल्यू किस में है, उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो अगर मेरे को एज का टाइप पता करना है, तो यहाँ पर होता है डॉलर टाइप, ठीक है। और यहाँ पर एज, तो देखो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारा कि क्या फील्ड का नाम है हमारा, वो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो टाइप है, किस फील्ड को चेक करना है, वो हमें एज वाले को चेक करना है। एज का टाइप निकला हमारा इंटीजर, ठीक है। ईमेल को हटाता हूँ मैं, ओनली ईमेल रखते हैं, या जो भी ईमेल आईडी जो भी रखना है। इसका टाइप चेक करना है हमें, डॉलर टाइप, किस फील्ड का चेक करना है, वो फील्ड अब यहाँ देंगे हम, ईमेल का चेक करना है, ठीक है। तो ये देखो
ईमेल का यहाँ पर मिसिंग आ रहा है क्योंकि इनके पास ईमेल आईडी नहीं थी। हीरो डेमो के पास चेक करोगे तो यहाँ पर देखो ईमेल आईडी नहीं है। ईमेल आईडी हमारी 2 रिकॉर्ड के बाद आने स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ मिसिंग आया। बाकी में स्टिंग आया। एज हमारी इंट में पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रोजेक्शन के ऑलमोस्ट टॉपिक। इसमें एक स्टेज यूज करते हैं हम अनबाइंड, ठीक है। अब जो ये फील्ड है अनबाइंड मोस्टली एरे पर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मतलब जहाँ भी यूज़ करोगे वहाँ पहले देख लेना कि आपका जो आपने फील्ड बना रखा है वो एरे होना चाहिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे मेरे पास ये रिकॉर्ड है 18 वाला। पहले तो मैं इसको ही फाइंड करता हूँ, db.users.aggregate और मैच लगाया यहाँ पे पहली स्टेज में। इसमें हमने बोला कि जिसकी भी एज 18 साल है वो रिकॉर्ड दो, इसने दे दिया। अब हमें अनबाइंड लगाना। अनबाइंड का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर किसी फील्ड पे लगाना जो कि फील्ड एरे में होना चाहिए। जैसे लैंग्वेज है, ये एरे में है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉमा करा और अनबाइंड उस फील्ड का नाम क्या है, डॉलर करके लैंग्वेज। अब इसका मतलब ये है कि इसमें एरे की कितनी वैल्यू है, 1 2 3। अब ये क्या करेगा, ये वैल्यू तो रिकॉर्ड तो एक आया है लेकिन अब एरे कितनी है, 3। तो अब क्या करेगा, 3 रिकॉर्ड बना कर देगा, 1 2 3। इसका बेनिफिट ये है, कहीं पे आपको लूपिंग वगैरह करनी होती है, आप क्या करोगे कि पहले ये डेटा लोगे, उसके बाद इस लैंग्वेज का लूप चलाओगे, फॉर लूप बना के इस की को निकालोगे, फिर लूप चलाओगे। लेकिन ये करने से ये होता है कि आपका रिकॉर्ड जो एक आ रहा है वो अपने आप ही 3 आएगा, क्योंकि आपको अलग अलग लैंग्वेज चाहिए। अभी अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुप बाय लगाया, एक स्टेज बनाई ग्रुप, ठीक है। इसमें हम ग्रुप करते हैं किसके बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे ही। और हमारे फील्ड का जो नाम है, तो देखो, तो कुछ कॉलम ऐसे हैं जिसमें PHP जावा मिल रहा है और कुछ कॉलम ऐसे हैं जो PHP नोट पाइथन। ये मतलब ये डुप्लीकेट हो सकती है ये वाली वैल्यू भी और ये भी, लेकिन यूनिक करके लेकर आया कि कुछ यूजर के पास ये रिकॉर्ड है, कुछ के पास ये रिकॉर्ड है। अब मेरे को ये देखना है, अब इनको ना जो एरे में वैल्यू आ रही है इसको एक लूप में करना है कि मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू है, PHP है, जावा है, नोड है, पाइथन है, 1 2 3 4 वैल्यू है ना। तो 4 लूप में आना चाहिए डेटा हमारा। कहीं पे हमें डिस्प्ले करवाना है कि भाई हमारे पास कितनी लैंग्वेज है, जितने भी यूज़र यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ग्रुप बाय यूज़ करा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अनबाइंड कर देंगे, क्योंकि ये एरे में आ रही है ना वैल्यू। यहाँ पर मैं करूँगा अनबाइंड और उस फील्ड का नाम, किस फील्ड में, वो फील्ड में वैल्यू थी हमारी। अभी देखो, अभी हम अनबाइंड कर रहे हैं लैंग्वेज वाले फील्ड को, डॉलर लिख के। लैंग्वेज के अंदर ही तो थे ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर हमने दिखाई है। इसको जैसे मैं हिट करता हूँ तो एरर आता है, बहुत बढ़िया, कॉमन रह गया था। अब देखो हमारी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 आई। पहले हमने ग्रुप बाय करके निकाली ये वाली वैल्यू। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ। हमारे पास PHP जावा किसी के पास थी, किसी के पास PHP जावा थी, फिर किसी के पास PHP जावा पाइथन थी। तो यूनिक कितने टाइप के हैं, ये दोनों के पास थी, इन दोनों की यूनिकनेस होगी एक वैल्यू मान के चलते हैं। और कुछ के पास ये वैल्यू थी डुप्लीकेट, तो उसको ये मान के चलते हैं, ग्रुप बाय निकाल दिया। अगर ओनली PHP होता बहुतों के पास तो PHP, तो 3 रिकॉर्ड निकलते हमारे। लेकिन जब इनको हम अनबाइंड करेंगे एरे में तो यूनिक वैल्यू निकाल के दे देगा, PHP जावा और पाइथन। और ये हमें जहाँ पर भी लिस्टिंग या डिस्प्ले करवाना वहाँ पर हम दिखा देते हैं। क्लियर सा फंडा है इसका अनबाइंड का। अब मैं आता हूँ किस पर, इसमें एक होता है आउट। तो आउट को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हम यूज़ करते हैं db.users.aggregate। कुछ डेटा हम मैच करते हैं। सबसे पहले कौन सा डेटा मैच करना है हमें, हम क्या कर रहे थे, मैच करना है जिसका डेटा, हमें वो रिकॉर्ड निकालने हैं जिसका जो नाम है, एरे कर देता हूँ, हीरो ना हो। वो रिकॉर्ड छोड़ के सारे रिकॉर्ड निकाल के लेके आओ। ये क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट बनेगा एरे के अंदर, ठीक है। तो इसने वो रिकॉर्ड निकाल के दिए जिसका हीरो नहीं है, बाकी सारे रिकॉर्ड दे दिए हीरो को छोड़ के। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ और लगा देते हैं, कॉमा प्रोजेक्ट, कौन कौन से फील्ड चाहिए आपको। मैं बोल रहा हूँ मेरे को नेम दे दो, आईडी मत दो, ईमेल दे दो, ठीक है। ये निकल गया। अब कहने का मतलब ये, इसमें एक और मैं जो बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ आउट। आप यहाँ डॉलर आउट लिखोगे, अब जो भी ग्रुप बाय मैच, जो भी कंडीशन करके आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है, जैसे ये वाला रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट को किसी और कलेक्शन के अंदर स्टोर करना है, तो हम करते हैं आउट, और यहाँ कलेक्शन का नाम, हमारे कलेक्शन का क्या नाम है, हम इन्फो रख देते हैं, हिट करते हैं। आप यहाँ पर चेक करना, इसको रिलोड करते हैं, इन्फो नाम का कलेक्शन बन गया जिसके अंदर डेमो ईमेल 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 है, ठीक है। अगर मैं कुछ और कर देता हूँ डेटा यहाँ पे, ईमेल के साथ कुछ और एज भी ले लेते हैं हम, एज 1, तो देखो अब एज भी आ जाएगी इसके अंदर, इन्फो के अंदर, शायद इसने उसी को ओवरराइट कर दिया होगा। हाँ ये देखो, कुछ और बनाना तो यहाँ पर 2 कर देता हूँ मैं इसको, 2। तो 2 के अंदर देखो एज, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और 3 करता हूँ, उसके अंदर मेरे को नेम चाहिए। तो क्या ये एक नया कलेक्शन क्रिएट कर रहा है, होता नहीं कि हम कुछ आउटपुट निकाल रहे हैं, उसके बेस पे हमें डेटा कहीं स्टोर करके रखना है। तो ये देखो नेम, तो ये उस केस में हम आउट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको लुकअप के बारे में। लुकअप जैसे कि हमारा नॉर्मली रिलेशन जो डेटाबेस होता है, उसमें हम एक टेबल को दूसरी टेबल से जॉइन लगाते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं है। लेकिन हम लुकअप के थ्रू वाली चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जॉइन वाली चीज़ें, एक टेबल से दूसरे टेबल में, मतलब एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन में। अब मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो ये है। पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है। इस एम्प्लॉय के पास है राम, मतलब ये कुछ नेम है और डिपार्टमेंट है, ये इस डिपार्टमेंट का है, इस डिपार्टमेंट का है, और हर एक डिपार्टमेंट का ना कुछ कोड होगा, एक अलग कलेक्शन बना हुआ है जहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम के अकॉर्डिंग हमने कोड स्टोर कर रखा है। तो मेरे को क्या करना है, ये एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, साथ में ना ये वाला कोड भी चाहिए। तो कैसे करोगे, तो सिंपल सी चीज़ करो आप, DB डॉट, किससे हमें डेटा निकालना, हमारे कलेक्शन का नाम है एम्प्लॉयज़, ठीक है। एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, एग्रीगेट स्टेज बनाते हैं हम पहली, जिसके अंदर हम लुकअप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें वो बोलता है कि किस टेबल से आपको कलेक्शन का नाम बताओ, जॉइन लगाना है, डिपार्टमेंट, मतलब लुकअप लगाना है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज में बोलते हैं। अब उसका हमारा जो फील्ड है, जो हमारे पास जो फील्ड है एम्प्लॉय के अंदर, उस फील्ड का क्या नाम है, डिपार्टमेंट नाम है DPT, ठीक है। तो लोकल फील्ड होता है, लोकल फील्ड F बड़ा रखना, डेप्थ, ठीक है। अब उसके बाद पूछते हैं, अच्छा ठीक है, जो आपके फॉरनर की है, फॉरनर फील्ड जो हमारे दूसरे कलेक्शन के अंदर, डिपार्टमेंट नाम के जो कलेक्शन है, उसमें कौन से की मैच कर रही है आपकी, जो यहाँ डिपार्टमेंट है, ये इसमें किस मैच से कर रहे हैं, इसमें नेम नाम से मैच कर रही है ना ये। तो यहाँ पर नेम रख दिया हमने, ओके। अब इसका कुछ भी एलियास बनाना है तो हम बना सकते हैं यहाँ पे, एज माई डेटा, या जो भी करना है वो करो, डेटा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और हिट करते हैं, तो ये देखो हर नेम के अंदर टैग ये आ गया, पूरी मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब इसमें प्रोजेक्ट भी लगा सकते हो कि कौन कौन से जो प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं, कौन कौन से फील्ड दिखाने और कौन से नहीं दिखाने। तो सिंपल सा चीज़ है, एक और स्टेज लेंगे यहाँ पे, कॉमा, उसमें प्रोजेक्ट, आपको क्या लेना है, आईडी नहीं लेनी है, उसको 0 कर दो, नेम लेना है 1 कर दो, डिपार्टमेंट क्या है 1 कर दो। अब जो ये हमने लगाया लुकअप माई डेटा पर, तो यहाँ पर माई डेटा लो, इसमें से जो ऑब्जेक्ट हैं कौन कौन से लेने हैं, हमें लेना ओनली कोड को, ठीक है। ये ले लिया, इसको करो कॉपी, इसको करा क्लियर, और यहाँ पेस्ट, और ये एंटर। तो ये देखो राम राजा ये सब आ गया, टैग ये आ गया, टैग ये है, मतलब इसका डिपार्टमेंट आ गया, सॉरी, कि इसका टैग है, टैग का कोड है T, सेल्स का कोड है SL है, जो HR में उसका कोड ये है, तो ये आ गया। तो बहुत सिंपल है लुकअप का, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको।
जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं क्वेरीज वगैरह फाइंड करने के लिए वो सारी हमने देख ली हैं। अब आपको यही पता होना चाहिए कि आप कैसे डेटा को इंपोर्ट, जो आपका डेटाबेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी को देना है एक्सपोर्ट करके, वो आप कैसे दे सकते हो, पूरा डेटाबेस या जितने भी ओल्ड डेटाबेस है कैसे दे सकते हो, या कोई कलेक्शन देना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल सी कमांड होती है इसके अंदर, मोंगो डंप। अगर आप ये यूज़ कर दोगे यहाँ पे, कहीं पर भी जाओ अपने फोल्डर के अंदर, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, अगर मैं ओनली इसको कमांड को चला देता हूँ मैं, तो देखना मेरे सिस्टम के जितने भी डेटाबेस हैं, यहाँ पर ये एडमिन और ये है, तो ये दोनों डेटाबेस डंप के अंदर ये आ गए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, अगर आपको सारे डेटाबेस करने हैं, ऑल डेटाबेस करने हैं। अगर मेरे को कोई सिंगल करना है तो क्या करूँगा, डंप -d और उस डेटाबेस का नाम, जैसे मेरा है कोड इम्प्रूव, तो क्या होगा, ये केवल उसी डेटा को डंप करेगा जिसका नाम कोड इम्प्रूव होगा। और चेक करते हैं, डंप नाम का फोल्डर बनता है, उसके अंदर ये देखो ये हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक ही, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ वापस से, एक ही कलेक्शन को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मतलब सॉरी एक्सपोर्ट करना है, तो क्या होगा, ये पहले एक्सपोर्ट वाला पढ़ रहे हैं ना, तो उस केस में क्या करना, यहाँ पर सी कलेक्शन का नाम, किस कलेक्शन को करना है, तो कोई कलेक्शन उठा लो यहाँ से, और डेमो नाम को ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, देखना यहाँ पर एक डंप नाम का फोल्डर बना होगा, कोड इम्प्रूव नाम का डेटाबेस है, और ये देखो एक ही फाइल आई है, demo.bjson और demo.metadata.json, ठीक है। अब बात करते हैं, इस डेटा को इंपोर्ट करना है, या मान लो मैंने क्या करा था अभी थोड़ी देर पहले, पूरा डेटाबेस इंपोर्ट करता है, इसको डिलीट करते हैं। और पूरा डेटाबेस इंपोर्ट करने के लिए, सॉरी एक्सपोर्ट करने के लिए, मोंगो डंप -d और डेटाबेस का नाम, यहाँ पर ये बन गया। अब मेरे को क्या करना है, इंपोर्ट करना है इसको, तो उसके लिए कमांड होती है मोंगो रीस्टोर -d। आप किस नाम का डेटाबेस बनाना चाहते हैं, मैं CIM कर देता हूँ, इस नाम से बनेगा। और यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ेगा, जो भी पाथ है आपका, कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसी फोल्डर के अंदर चले जाते हैं यहीं पे, ताकि पाथ ना देना पड़े। डेटाबेस सिंपल यहाँ पर लिख देंगे कोड इम्प्रूव, ये देखो इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं, ये आ गया डेटाबेस, सारे इसके अंदर के कलेक्शन आ गए। इस एक को मैं उड़ा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डेमो ड्रॉप हो गया। अब क्या करना है, ये हमने पूरा डेटाबेस तो कैसे इंपोर्ट करना है वो देख लिया। अगर मान लो मेरे को कोई एक कलेक्शन ही इंपोर्ट करना है, तो उसको कैसे करूँगा मैं, तो सेम मोंगो -d -c, और किस नाम से आप जो कलेक्शन इंपोर्ट करोगे उसका क्या नाम रखोगे कलेक्शन का, तो मैं डेमो टेस्ट रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर पाथ, सिंपल सी चीज़ है। इसको कॉपी करो, और आपको क्या करना है, सॉरी एक चीज़ और, आप किस कलेक्शन को करना चाहते हो, कलेक्शन का जो नेम होगा उसकी BJSON फाइल रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ करके, इसके डेटाबेस के अंदर इतने सारे हमारे कलेक्शन हैं, इसमें से किसको इंपोर्ट करना, हमें करना demo.json को। तो जो कमांड बताई मैंने, वो मोंगो रीस्टोर -d हमारा डेटाबेस का नाम, -c क्या नाम, मतलब किस नाम से हमारा कलेक्शन बनने वाला है यहाँ पर, वो जैसे अभी डेमो टेस्ट नहीं है, मैं रीलोड कर देता हूँ, मैं नहीं है ना, ये हो गया। और आपको ये फाइल demo.bjson वाली फाइल उठानी है, demo.bjson, ठीक है। बस जो पाथ में बता रहा था ना आपको, ये जो BJSON फाइल लिखे हैं, ये पाथ आगे आएगा, पाथ BJSOन, यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखते हैं, इसको एंटर करते हैं, और ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं, रिलोड करते हैं इसको, परफेक्ट डेटा आ गया। इसके अंदर डेटा होगा ही नहीं, यहाँ पर चेक करते हैं, डेटा है ही नहीं। किसी और को इंपोर्ट करना है तो उसको भी कर सकते हैं। इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लेके आते हैं डेमो टेस्टिंग कर देता हूँ मैं,
और डेटा उठाते हैं हम एम्प्लॉयज़ का। इंपोर्ट हो गया, इसको रिलोड करते हैं। ये देखो डेमो टेस्टिंग, इसमें डेटा है तो डेटा आ गया। ठीक है, तो होपफुली ये पूरी सीरीज़ आपको बहुत समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।